हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इक्विटी को, यानी कि आज हम लॉ ऑफ इक्विटी साम्य विधि पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ इक्विटी का कंसेप्ट क्या है, इसकी अवधारणा क्या है। थोड़ा सा इसको समझते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ इक्विटी है क्या। जैसा कि आप जानते हैं, अरस्तु ने कहा था कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, और जब मानव एक सामाजिक प्राणी है तो समाज में रहना इसकी प्रवृत्ति है, इसकी आदत है। और मानव ने जब से समूह बनाकर रहने लगा, तभी से मानव जो है किसी ना किसी तरह की विधि द्वारा शासित होता चला आ रहा है। चाहे तो यह विधि मानव के द्वारा निर्मित हो, चाहे यह विधि ईश्वर के द्वारा निर्मित हो, चाहे यह विधि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हो, तो मानव किसी ना किसी कानून से विनियमित या किसी ना किसी कानून से शासित होता चला आ रहा है। कई बार ये कानून जो है, जो मानव के द्वारा निर्मित कानून है, ईश्वर के द्वारा निर्मित कानून है, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हैं, कहीं कहीं किसी विषय पर ये कानून इतने कठोर हो जाते हैं, या अगर जो ये किसी बिंदु पर किसी विषय पर उपचार देते हैं तो वो उपचार अपने आप में पर्याप्त नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि कानून की कठोरता के कारण पूर्ण न्याय नहीं हो पाता, और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ विषय ऐसे हैं कि जिन पर कानून ही नहीं है, और यदि कानून है तो वो विरोधाभासी है, उसमें आपस में विरोधाभास है। तो ऐसी स्थिति में हम साम्या का सहारा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, साम्या का सहारा लेते हैं। अब साम्या का सहारा क्यों लेते हैं, इसे थोड़ा सा समझते हैं। भारत में साम्य विधि का जो आधार है वो इंग्लैंड की विधि है। और जब आप इंग्लैंड में देखेंगे कि इंग्लैंड के अंदर साम्य विधि की उत्पत्ति कैसे हुई, और इंग्लैंड में आपको जो है दो तरह के न्यायालय देखने को मिलेंगे। एक तो कॉमन लॉ कोर्ट्स यानी कि सामान्य विधि के न्यायालय, और एक चांसलरी कोर्ट। जो ये चांसलरी कोर्ट हैं, ये इक्विटी कोर्ट हैं, ये साम्या की अदालतें हैं। था क्या कि जो इंग्लैंड की जनता है, इंग्लैंड की जनता ने अपने सम्राट से यानी कि अपने राजा से एप्लीकेशन की फॉर्म में, प्रार्थना पत्र की फॉर्म में शिकायत की कि जो सामान्य विधि के न्यायालयों के द्वारा जो निर्णय दिए जा रहे हैं या जो उपचार प्रदान कराए जा रहे हैं, वो निर्णय या वो उपचार पर्याप्त नहीं है। वहां के सम्राट ने जो है इन एप्लीकेशंस को लिया और इन एप्लीकेशंस को अपने चांसलर को सौंप दिया, और अपने चांसलर को आदेशित किया कि आप जो है इनकी स्टडी कीजिए, और स्टडी करने के बाद देखिए कि क्या कमियां हैं, और जो कमियां हैं इन कमियों को दूर करने के लिए आप जो है रूल्स बनाइए, नियम बनाइए। तो चांसलर ने उन आवेदन पत्रों को लिया, और लेने के बाद उसकी स्टडी की, और स्टडी करने के बाद जो कमियां थी, यानी कि सामान्य विधि के न्यायालयों के द्वारा जो उपचार प्रदान किया गया था, और जो वो कमियां कि जिनकी वजह से पर्याप्त उपचार नहीं मिल रहा था, उन कमियों को खोजा और उन कमियों को दूर करने के लिए कुछ नियम बनाए। जो ये नियम बनाए वो नियम ही साम्या कहलाए, वो नियम ही क्या कहलाए, इक्विटी कहलाए। जो साम्या है, साम्या विधि की जो उत्पत्ति है वो रोम में हुई। इसके बाद जो है इसका विकास जो है वो इंग्लैंड में हुआ, और आज साम्या विधि पूरी दुनिया को प्रकाशमय कर रही है, यानी कि साम्या का प्रकाश पूरी दुनिया में अवतरित हो रहा है। अगर जो आप इंग्लैंड में देखेंगे
तो इंग्लैंड में तो चांसलरी कोर्ट हैं, यानी कि सामिया की अदालतें भी स्थापित हुई हैं। लेकिन जहां तक भारत का प्रश्न है कि भारत में सामिया के न्यायालय स्थापित नहीं किए गए हैं, बल्कि यहां पर कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं, यानी कि विधि के न्यायालय हैं, लेकिन यहां पर सामिया के न्यायालय नहीं है। भारत में सामिया के न्यायालय स्थापित नहीं किए, बल्कि जब आप दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 को देखते हो, यानी कि सीपीसी को देखते हो, तो सीपीसी की धारा 151 में न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां हैं। और वहीं जब आप सीआरपीसी को देखते थे तो सीआरपीसी की धारा 482 में न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां प्रदान की गई थी। और जब आज आप बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को देखोगे तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 528 में न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां जो है प्रदान की गई हैं। यानी कि जब ये न्यायालय अपनी 151 की शक्ति को या 528 की शक्तियों को यूज करते हैं तो उस वक्त ये न्यायालय जो है सामान्य विधि के न्यायालय ना होकर ये सामिया के न्यायालय होते हैं, यानी कि ये लॉ ऑफ कोर्ट्स ऑफ इक्विटी कहलाते हैं। ये सामिया के न्यायालय जो है कहलाते हैं। यानी कि जब ये न्यायालय सीपीसी की धारा 151 के अंतर्गत या बीएनएसएस की धारा 528 के अंतर्गत निर्णय देते हैं तो उस टाइम ये निर्णय इक्विटी के आधार पर देते हैं, ना कि कानून के आधार पे, लॉ के आधार पे, जो इनेक्टेड लॉ है, जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है उसके आधार पे। और जब आप 151 को देखोगे और 528 को देखोगे तो वहां पर साफ लिखा है कि पूर्ण न्याय की प्राप्ति के लिए और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए न्यायालय जो है कहीं पर भी किसी कानून से बाधित नहीं है, बल्कि न्यायालय जो है पूर्ण न्याय की प्राप्ति के लिए और न्याय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के रोकने के लिए जो कदम आवश्यक हो वो सभी कदम जो है उठा सकता है। इसीलिए कई बार कोर्ट्स जो हैं अपनी इक्विटी पावर को यूज करते हुए कई विषय पर आप देखोगे कानून नहीं है तो उसके बावजूद भी निर्णय देते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं जब न्यायालय जो है सीपीसी की धारा 151 के अंतर्गत और बीएनएसएस की धारा 528 के अंतर्गत जिस टाइम कार्यवाही करते हैं तो उस टाइम न्यायालयों का जो स्वरूप है वो सामिया अदालतों का हो जाता है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सामिया विधि है क्या, इसकी क्या क्या परिभाषाएं दी हैं और इसकी प्रकृति क्या है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।